Good morning, everyone. Good morning. Good morning to everyone. विजय बेटा खुश रहिए। जय श्री कृष्णा। डाउट पूछना है बेटा तो ऐसा करो, आप मुझे अलग से पूछ लेना, अभी क्लास के बीच में नहीं करेंगे, फिर क्लास का टाइम जाता है ना, वो एक फिक्स टाइमिंग होता है। तो अगर आपको कुछ अलग से डाउट पूछना है, ऑलराइट, तो आप मुझे सेपरेटली पूछ लेना, ठीक है? ओके, नमस्ते, प्रणाम। कॉल, हाँ कॉल करके बेटा। मैं बिल्कुल शानदार हूँ बेटा, आप सब कैसे हैं? होमवर्क में है बेटा? होमवर्क में जो आपके 2-3 डाउट होंगे ना, वो आज जो मैं सवाल कराऊंगा क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्या कल अभी सवाल कराए नहीं थे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आज खेला खेलेंगे, तो कल अभी अपन ने सवाल कराए नहीं थे, तो उस चक्कर में हो सकता है वो इक्का दुक्का डाउट हो। एक वो बिगिनर बॉक्स 1 का सवाल का आता है, वो भी थ्योरी का है, तो आप ढंग से लाइन पढ़ते नहीं हो, इसलिए दिक्कत आती है। हाँ नहीं, जिन बच्चों से नहीं बने, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनसे बन जाते हैं, फिर भी जिनसे नहीं बना वो आज बन जाएगा, निश्चित रहो, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास आरंभ करने के पहले सबसे पहले मैं आपको नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दे दूं, ठीक है? आप सभी को ये होमवर्क कंपलसरी है, ऑलराइट? सबसे पहला आपका जो होमवर्क रहेगा, सबसे पहला वो रहेगा रिवाइज इक्विलिब्रियम लेक्चर 1, लेक्चर 2 और आज का लेक्चर 3 हैंड आउट। ये आपका सबसे पहला होमवर्क है, इसे आप लिख लिख के रिवाइज करेंगे, क्लास के तुरंत बाद करेंगे। मैंने बच्चों आप सबसे पहले कहा था कि जितना कहा जाए उतना करते चलिए, जब तक बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं तो अपना होमवर्क दे दो, ठीक है? सबसे पहला आपका होमवर्क रहेगा रिवाइज लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 हैंड आउट। आपका दूसरा होमवर्क रहेगा बिगिनर बॉक्स 2 तक हो जाना चाहिए, जो मैंने कल भी दिया था, अभी हो गया होगा बहुत सारे बच्चों का, फिर भी जिनका नहीं हो जाना चाहिए। और तीसरा होमवर्क रहेगा इलस्ट्रेशन अप टू 5, 5 तक इलस्ट्रेशन करने हैं। और एक्सरसाइज 1 में से आपका होमवर्क रहेगा अप टू 33 तक होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1 में। साथ ही बच्चों आप सबको मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोला था, मोल और एटॉमिक का, ठीक है? फिर भी जिन बच्चों ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं वो जल्दी से बना लेंगे और उसे रिवाइज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क रहेगा रिवाइज शॉर्ट नोट्स ऑफ एटॉमिक एंड मोल कंसेप्ट। आपसे जितना कहा गया करते चलिए, रिवीजन के लिए सबके लिए मैं होमवर्क देते चलूंगा, आप उसे करते चलिए, राइट? तो ये होमवर्क रहेगा आपका नेक्स्ट क्लास का। मैंने जिस सीक्वेंस में होमवर्क दिया है इसी सीक्वेंस में करना है, सबसे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। अगर आप पांचों होमवर्क कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर 5 नहीं कर पाए तो 4 करें, तो 3 करें, 2 करें, 1 करें, लेकिन इसे सीक्वेंस में करें, ऑलराइट? ऑलराइट, तो कल हम लोग बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम पर। मैंने कहा इक्विलिब्रियम क्या होता है, केपीकेसी क्या होता है, एंड सो ऑन, ठीक है? अपन ने केपीकेसी बातें करी, हमने समझा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कल, और हम आज बहुत सारी बातें करेंगे। तो पॉइंट बताया था कि आप किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट बता सकते हैं, आप किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी स्टेबिलिटी पे भी कमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उन सभी पे सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सवालों का सिलसिला, और आप सबके सामने स्क्रीन पर है पहला सवाल। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, 2SO3 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, विच इज करेक्ट? 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, सही आंसर देना है। मोहम्मद सकलैन ने आंसर जल्दबाजी में दे दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया। सबसे पहले जिस बच्चे ने सही आंसर दिया उसका नाम है शुभजीत सील, उसने सबसे पहले सही आंसर दिया, आंसर आ चुका है। सबसे पहले सही आंसर देने वाले बच्चे का नाम है शुभजीत, बहुत अच्छे बेटा। ऑलराइट, आप में से मुझे पूरा उम्मीद है ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जो ये अभी भी नहीं समझ पा रहा होगा कि आखिर इन सवालों में हम करें क्या। सर इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं? बच्चों ऑप्शन देख के आप समझ गए होंगे, ये जो सवाल है केपी बराबर केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी से हो जाएगा, ठीक है? तो बच्चे के दिमाग में सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो ये कि चलो यार डेल्टा एनजी की वैल्यू निकाल लें। तो आप सब डेल्टा एनजी को कैलकुलेट करते हो। डेल्टा एनजी का मतलब होता है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मतलब 2 और 1 3,
ठीक है, माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट मतलब 2, तो 3 - 2 कितना हो गया हुआ, मतलब ये जो रिएक्शन है इसके लिए डेल्टा एनजी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, राइट। डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका एक सरल सा मतलब है कि इस रिएक्शन के लिए जो केपी है उसकी वैल्यू केसी से बड़ी है, जो केपी है वो केसी से बड़ा है, ये तो समझ में आ गया। मतलब जब आप केपी में से केसी को माइनस करोगे तो वो कैसा वैल्यू आएगा, पॉजिटिव। अब हमने ऑप्शन को देखा तो केपी माइनस केसी पॉजिटिव कहां लिखा है, यहां लिखा है केपी माइनस केसी नेगेटिव, मतलब ये तो हो नहीं सकता भाई, केपी माइनस केसी पॉजिटिव होना चाहिए। केपी प्लस केसी जीरो, इसका भी लॉजिक नहीं है। केपी माइनस केसी जीरो, इसका भी लॉजिक नहीं है, राइट। तो फिर हमने ध्यान से देखा यार, सवाल में केपी माइनस केसी नहीं दिया, बट एक ऑप्शन जो है केसी माइनस केपी, चलो इसको सोच लेते हैं। तो बच्चों केपी केसी से बड़ा है, मतलब जो केसी है वो केपी से छोटा है, ठीक है। तो इसका सरल सा मतलब है कि जब हम केसी में से केपी को माइनस करेंगे, मतलब जब हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव। मतलब जो केसी माइनस केपी होगा वो कैसा होगा, निगेटिव। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बच्चों ने मुझे आंसर बहुत पहले दिया लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में फर्स्ट ऑप्शन दिया। बहुत ध्यान से आपको ऑप्शन पढ़ना होता है। जिस बच्चे ने सबसे पहले आंसर दिया उसका नाम मैंने आपको बता दिया, शुभजीत। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। आई होप ये सवाल आप सबको समझ में आ गया। ये पहला सवाल मैंने डिटेल में समझाया ताकि आप सभी समझ जाएं सवाल में करना क्या था। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। स्क्रीन पे एक सवाल है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl5 गैस, और उसके लिए दे रखा है 2 Kp बराबर Kc। ये कब संभव होगा, आपसे टेम्परेचर पूछा है। अगेन सबसे पहले फॉर्मूला याद करो और इसे सॉल्व करो। जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं, मुझे सबसे पहले सही आंसर चाहिए। एक बच्चे ने बहुत जल्दी आंसर दे दिया, शायद उसे सवाल याद था पहले से। उसका नाम है पीयूष मौर्य। पीयूष ने इस सवाल का आंसर बहुत जल्दी दे दिया। पीयूष मौर्य, अपने सामने एक नया कंटेस्टेंट आ चुका है, पीयूष मौर्य। देखते हैं कौन सबसे पहले सही आंसर देने की टेंडेंसी को मेंटेन रखता है। इक्का दुक्का सवाल में पहले देने में मजा नहीं आता, हर सवाल में पहला आंसर सबसे सही दो, तब मजा आएगा बेटा। चाहे शुभजीत हो चाहे कोई भी हो, आप सभी को सबसे पहले सही आंसर हर सवाल में देने की कोशिश करनी है। एक बार दे दिया तो क्या, आंसर मुझे कई बच्चों ने दिया, फिर भी कुछ बच्चों ने सबसे पहले दिया, राइट। देखो यार कितना आसान है, ठीक है। PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस से बना PCl5। क्या कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं समझ पा रहा इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? देखो, क्या कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं समझ पा रहा इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? मुझे उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। अरे वही तो फॉर्मूला है यार अपना वाला, कौन सा? Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। बोलो हाँ या ना। मतलब मैं Kp अपॉन Kc कर दूं, चलेगा सर? चलेगा सर। आपके मन में Kp अपॉन Kc का ख्याल कहां से आया? अरे मुझे 2 Kp बराबर Kc दे रखा है, मतलब जब Kp अपॉन Kc करोगे कितना होगा, हाफ होगा, नहीं होगा? तो यहीं से मुझे दिख गया यार, Kp बाई Kc दे रखा है और हमें Kp Kc का रिलेशन याद है, तो अपन ने Kp Kc की वैल्यू को पुट करना है RT पावर डेल्टा Ng। चलो डेल्टा Ng निकाल। डेल्टा Ng क्या होता है बच्चों? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस डिफरेंस, मतलब 1 + 1 2, बोले तो -1, मतलब जो RT है वो नेगेटिव है, हाँ या ना? बिल्कुल सही। तो Kp अपॉन Kc, Kp अपॉन Kc की वैल्यू कितनी है, हाफ, इज इक्वल टू RT की पावर -1। तो इसे अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन RT। चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा। हमसे पूछा क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमसे क्या पूछा है, केल्विन में। अब बच्चों को डाउट आता है, सर आपने हमें जो R की वैल्यू बताई थी 0.0821 और दूसरी बताई थी 8.314 और तीसरी बताई थी अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी। सर ये जो पहली है 0.0821, इसकी यूनिट होती है लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, राइट। और जो दूसरी यूनिट होती है इसका है जूल पर केल्विन पर मोल और तीसरा है कैलोरी पर केल्विन पर मोल। सर हम कौन सी वैल्यू रखें? इसमें भी केल्विन है, इसमें भी केल्विन है, इसमें भी केल्विन है। हमें आंसर केल्विन में चाहिए तो सर हम कोई भी रख दे चलेगा? जी नहीं। जाने अनजाने में जब हम कभी भी किसी रिएक्शन का केपी लिखते हैं तो आपको ये याद रखना है कि जो केपी है अक्सर एटीएम में ही लिखा जाता है। ये बट ऑब्वियस यूनिट कन्वेंशन है, राइट। तो आपको दिमाग में रखना है जब हम आर की वैल्यू रखेंगे तो सबसे पहले यही रखेंगे, इस कन्वेंशन को फॉलो करते हुए। जस्ट क्लियर?
तो हम R की वैल्यू रखेंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। इस वैल्यू को जब पुट करेंगे और टेम्परेचर को सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाता है 24.36 केल्विन अप्रॉक्स, 24.36 केल्विन अप्रॉक्स। That is option number 3 and the correct answer is option number 3. Option number 3. तो इस सवाल में हमें करना क्या था, गिवन डाटा था, उसे हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और आंसर अपने सामने है। इज दिस क्लियर? तो इस सवाल का आंसर है 24.36 केल्विन। क्या बात है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। मैं चाहता हूं एक एक बच्चे से सवाल बने और अगले सवाल में पूरी क्लास का आंसर चाहिए। क्या आप तैयार हैं? अगले सवाल में पूरी क्लास का आंसर चाहिए और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर पूरी क्लास का आंसर चाहिए। एक रिएक्शन है, उसमें केसी की वैल्यू दे रखी है, हमें फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट दे रखा है, हमसे बैकवर्ड रेट कांस्टेंट पूछा है। क्या बात है, बच्चों ने आंसर दे दिया। बेटा इस सवाल को सॉल्व करने की आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए यार, आप सभी से ये सवाल बन जाना चाहिए। बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया। सबसे पहले जिस बच्चे ने सही आंसर दिया, इस बार फिर से एक नया बच्चा है, हर बार नए नए। अरे नहीं यार, शुभजीत बेटा आप इस बार तीसरे नंबर पे हो गए। पीयूष आपका कैलकुलेशन एरर है यार, आपने पिछले सवाल का सबसे पहले सही आंसर दिया था पीयूष मौर्य, लेकिन इस बार आपका जो आंसर है वो सेकंड पोजीशन पे है, सॉरी थर्ड पोजीशन पे है और कैलकुलेशन एरर है, आपका आंसर गलत है। सबसे पहले जिस बच्चे ने सही आंसर दिया उसका नाम है दर्शन। दर्शन जैन ने इस सवाल का सबसे पहले सही आंसर दिया। क्या बात है, बहुत अच्छे। दर्शन, पीयूष और शुभजीत। देखते हैं अगले सवाल में सबसे पहले कौन आंसर देता है आपके सामने। यार इस सवाल में दिक्कत तो नहीं ना किसी को? भैया फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट दिया है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट पूछा है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। क्या? अरे के बराबर के एफ अपॉन के भी होता है ना, के बराबर के एफ अपॉन के भी होता है ना। आपसे के भी कैलकुलेशन भी तो नहीं है इसमें, के एफ अपॉन के कहां कैलकुलेशन, मुझे ये बता दो आप। 2.24 10 की पावर -2 अपॉन 0.1 रेगो माइनस कहां कैलकुलेशन है? Very, very simple. And the correct answer is 0.224. 0.224. 0.224. Is this clear? Is this clear? हाँ, कुशल मंगल कहाँ गया? कुशल मंगल आज आंसर नहीं दे रहा है। बेटा कुशल मंगल आंसर नहीं आ रहे आपके पहले, कहाँ चले गए? कुशल मंगल आज आंसर नहीं दे रहा पहले। ऑलराइट, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। पहले चाहिए बेटा कुशल, पहले चाहिए, पहले। आप हमेशा पहले आंसर देते थे, पहले चाहिए। इस बार बाजी कोई और मार ले गया। इस बार सबसे पहले जिस बच्चे ने आंसर दिया उसका नाम है नमन। नमन ने आंसर दे दिया और अभी तक किसी दूसरे बच्चे का आंसर भी नहीं आया। फॉर अ रिएक्शन 2A plus B is in equilibrium with 4C. फाइंड आउट Kp in terms of R. अरे अपने को Kp बताना है और वो भी R के टर्म्स में। आपकी कैलकुलेशन की समस्या खत्म कर दी, आपको सॉल्व भी नहीं करना यार, R के फॉर्म में आंसर बताना है। R के फॉर्म में आंसर बताना है, आपको आंसर बताना है R के फॉर्म में। विशाल आपने जल्दबाजी में कैलकुलेशन एरर कर दी। विशाल कुमार अपना आंसर चेक करो, आपने जो आंसर लिखा जल्दबाजी में शायद गलत है। नहीं ठीक है, ठीक है, आपका आंसर ठीक है, ठीक है, सॉरी। आपने जो लिखा है बिल्कुल सही है, फिर भी सबसे पहले जो आंसर दिया नमन ने दिया। ऑलराइट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे पूरा उम्मीद है ये सवाल ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा करना क्या है। हाँ, कैलकुलेशन में आप हो सकता है उलझ गए हो, पर कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। फॉर्मूला लगाएंगे केपी बराबर केसी इंटू आरटी पावर डेल्टा एन। बच्चा मुझसे डाउट पूछता है और आपका भी पूछना जायज है। क्या सर, एक बात बताइए, ये जो हमारे सामने रिएक्शन लिखी, बच्चों आपका ध्यान चाहिए। सर एक बात बताइए, ये जो हमारे सामने रिएक्शन लिखी है,
जब हम इसका डेल्टा एनजी फाइंड आउट करेंगे, आपका ध्यान चाहिए, तो सर हम क्या माने, इसे गैस माने, इसे सॉलिड माने, इसे लिक्विड माने? सर इसमें फिजिकल स्टेट स्पेसिफाई नहीं है। हालांकि अगर ये सवाल नीट का होता तो आपको पक्का इसमें फिजिकल स्टेट स्पेसिफाइड होता, ठीक है। फिर भी अगर फिजिकल स्टेट स्पेसिफाइड नहीं है तो सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा था। क्या बच्चों हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं? नहीं। क्या हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं? क्या हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं? नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जाने अनजाने में पढ़ रहे हैं गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब आपको मान चलना है कि इसमें जो सभी रिएक्टेंट, सभी प्रोडक्ट हैं वो गैसियस है। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो गैसियस ही मान के चलना है। इज दिस क्लियर? तो क्या हो जाएगा? 4 - 3 बोले तो +1। सवाल में कुछ था नहीं, केपी की वैल्यू फाइंड करनी थी, केसी दे रखा है, आरटी की पावर 1, 300 into 300 900 10 power -5 सिंप्लीफाई किया तो 9 10 power -3। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ऑलराइट। अगर आप सबसे ये सवाल बन गया तो आपने पिछले सारे सवाल को रिवाइज करो। इसमें केएफ अपॉन केवी वाला था, एक में हमने बात करी थी किस प्रकार से रेशियो निकाला, और ये जो सवाल था इसमें सिंपल आर के फॉर्म में देना था। अगले सवाल में पूरी क्लास से आंसर चाहिए। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आप सबके सामने अगला सवाल स्क्रीन पर है। 2a + 3b इज एन इक्विलिब्रियम विद 2c। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद होता है जो मैंने बताया था, ये आंसर तुरंत आ जाता है, और जिनको नहीं याद होता है वो घबरा जाते हैं। सबसे पहले इस सवाल का सही जवाब दिया उस बच्चे का नाम है आशुतोष व्यास ने गड़बड़ कर दिया, उसने सही आंसर नहीं दिया। सबसे पहले तो दिया, पर बेटा आपका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जिस बच्चे ने सही आंसर दिया उसका नाम है स्नेहदीप। कुशल मंगल भी इस बार 4th पोजीशन पे है, लेकिन फर्स्ट में नहीं आ रहा है। यार सवाल बहुत आसान है बेटा। आपने अगर फॉर्मूला याद कर लिया ना तो सवाल में कुछ नहीं है। आपने अगर फॉर्मूला याद कर लिया तो सवाल में कुछ नहीं है। आपको याद करना है तो केवल फॉर्मूला, आपको याद करना है तो केवल फॉर्मूला। मैंने आपको कल केपी केसी के कई सारे फॉर्मूले बताए थे। मैंने कहा देखो ये रूप बदल के आता है, याद है? ये रूप बदल के आता है। तो आपको जो मैंने कल फॉर्मूला बताया था बच्चों, वो कुछ ऐसा था, log केपी बाई केसी, याद आया? log केपी बाई केसी प्लस डेल्टा एनजी log 1 अपॉन आर टी बराबर 0। हाँ या ना? अब आपको देखना है डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है। तो इस रिएक्शन में जो डेल्टा एनजी की वैल्यू आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे? अगेन कुछ नहीं बोला है तो हम क्या मान लेंगे? गैस गैस गैस, राइट? तो 2 - 5 बोले तो -3, मतलब डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है? -3। तो यहाँ पे कितना आएगा? -3। तो कौन सा एक्सप्रेशन मैच कर रहा? ऑप्शन नंबर 2। Hence, option number 2 is the correct answer. पीयूष कहाँ गायब हो गए? इतना लेट आंसर? अरे यार पीयूष बेटा, एक सवाल का पहले आंसर दिया और अगले का आखिरी में, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या बात है? हाँ, कई बच्चों ने आंसर दिया राहुल बेटा, लेकिन फिर भी जिसने सबसे पहले आंसर दिया उसका नाम लिया जाता है। अगर आप इस सवाल को सीख गए हैं तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। तुरंत आंसर चाहिए, तुरंत आंसर चाहिए इस सवाल का। इक्वेशन log kp by kc plus log 1 by rt is equal to 0। आपको बताना है इनमें से किस इक्वेशन के लिए पॉसिबल है, किस रिएक्शन के लिए पॉसिबल है, किस रिएक्शन के लिए पॉसिबल है। क्या बात है? आंसर मुझे पहले 1 2 3 4 बच्चों ने दिया, जल्दबाजी में गलत दिया। सबसे पहले जिस बच्चे ने सही आंसर दिया उसका नाम है अंकित रोशन। अंकित रोशन ने सबसे पहले सही आंसर दिया। अरे यार, वो बच्चे जिन्होंने पहले सवालों के सही आंसर दिए सबसे पहले, वो फिर से क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा? ऊपर पहुंचना आसान है, उसे बरकरार रखना मुश्किल है। बरकरार रखिए। जिन बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया उसे बरकरार रखें, उसे मेंटेन रखो। ऐसा थोड़ी कि एक बार दे दिया और फिर बाकी सब में तो इधर उधर, अच्छा एक का आंसर याद था दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं। जो हमेशा सबसे ज्यादा सभी सवालों के सबसे पहले सही आंसर देगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, लाइन से बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा सबसे पहले सही आंसर एक बच्चे ने दे दिया। बहुत सिंपल सवाल है यार, फिर से इक्वेशन ही तो याद करना है। सवाल में करना क्या था? इक्वेशन याद किया। आप सबको इक्वेशन याद है स्टैंडर्ड वाली।
log kp by kc plus delta ng log 1 by rt equal 0 कंपेयर तो करना है। अच्छा मैंने जानबूझ के जो आंसर है ना फोर्थ वाला दिया ताकि आप पहले वाले में भी डेल्टा ng निकालो, दूसरे वाले में भी निकालो, तीसरे वाले में भी निकालो, चौथे वाले में निकालो। अब कोई बच्चा सीधे चौथे ऑप्शन का निकाल लेता है, उसका आंसर तुरंत आ जाता है, राइट। आप सबसे पहले वाले का डेल्टा ng निकालें, कितना आएगा 0। दूसरे वाले का डेल्टा ng निकालें, कितना आएगा 2 - 3 बोले तो -1। तीसरे वाले का डेल्टा ng कितना आएगा 2 - 4 बोले तो -2, राइट। और चौथे वाले का जो डेल्टा ng आता है 2 - 1 बोले तो 1। मतलब यहाँ पे है 1, है ना। मतलब जो डेल्टा ng है उसकी वैल्यू कितनी है 1। मतलब अपने को देखना डेल्टा ng 1 कहां है सर, फोर्थ ऑप्शन, हेंस आंसर विल बी फोर्थ, हेंस आंसर विल बी फोर्थ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सबके सामने यहां जो हमने सवाल किए, ठीक है, डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गई और आंसर 4। आप सबके सामने मैं और सवाल लेके आने वाला हूं। मुझे पता है भी आप सवाल के मोमेंटम में हैं और इसी मोमेंटम का मैं फायदा उठाऊंगा और भी कई सारे सवाल करेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ कंसेप्ट आपसे डिस्कस करने हैं। ओके, सुनिएगा ध्यान से। देखो यार, हमने समझा कि दुनिया में, आपका ध्यान चाहिए बेटा, ध्यान चाहिए। हमने समझा कि अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होगी तो वो कभी खत्म नहीं होगी, उसमें इक्विलिब्रियम आएगा, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये किसी रिएक्शन के लिए उसका अपना यूनिक होता है, राइट। अब ये जो उसका यूनिक कांस्टेंट है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कई फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कई फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ये बताने के पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आखिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। मैं सच बताऊं, सच बताऊं, रिएक्शन, रिएक्शन, मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को कैसे लिखा है, मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन कैसे लिखा है, और तीसरा टेम्परेचर। इन तीनों फैक्टर्स के अलावा रिएक्शन, रिएक्शन को कैसे लिखा है, और टेम्परेचर, इन तीनों फैक्टर्स के अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी टाइम टी पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। सवाल आपको कितना भी कंफ्यूज करेगा, पहले कंसंट्रेशन ये था, बाद में ये ले लिया, बताओ कि कितना होगा। पहले किस्सा ये था, बाद में किस्सा ये हो गया, बताओ कि कितना होगा। याद रखिएगा, रिएक्शन, मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के अलावा के किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, के प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, ना तो इनिशियल, ना तो फाइनल, ना तो किसी टाइम के कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता, के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, के किस कंटेनर में कराया। मान लीजिए ये एक रिएक्शन है, इस कंटेनर में हो रही, कोई रिएक्शन है वो इस कंटेनर में हो रही, एक रिएक्शन छोटे से कंटेनर में हो रही, एक रिएक्शन इस प्रकार के कंटेनर में हो रही, टेम्परेचर टी है, टेम्परेचर टी है, टेम्परेचर टी है। अगर यहां पे भी रिएक्शन हो रही है तो हर जगह जो के की वैल्यू है वो सेम होगी। जो के है वो कंटेनर के साइज पर डिपेंड नहीं करता, जो के है वो कंटेनर के वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, जो के है इसमें कैटलिस्ट मिलाए पर डिपेंड नहीं करता, कैटलिस्ट की मिलानी चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जल्दी अचीव होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता नहीं है। अगर के की वैल्यू 100 है तो वो 100 ही रहेगी। अगर के की वैल्यू 100 है तो वो 100 ही रहेगी। कैटलिस्ट मिलाने से वो जल्दी अचीव हो जाएगा, 100 का 200 नहीं हो जाएगा। या ऐसे याद रखो कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर अ गिवन रिएक्शन, फॉर अ गिवन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। फॉर अ गिवन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। मैंने कहा, ध्यान से सुनना, फॉर अ गिवन रिएक्शन, बच्चों से मैं बार बार कहता हूं कि बेटा रिएक्शन, मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के अलावा के किसी पे डिपेंड नहीं करता। फिर भी जब सवाल आता है बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैं गारंटी देता हूं जब मैं मॉड्यूल का डिस्कशन करूंगा आप देखना एक आध बच्चा मुझसे डाउट पूछेगा, पक्का देखता हूं आप में कोई पूछता है कि नहीं पूछता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल 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 टेम्परेचर पे डिपेंड करता है फॉर अ गिवन रिएक्शन, और किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, और किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। तो मैंने कहा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होता है वो केवल 3 ही फैक्टर पे डिपेंड करता है।
सबसे पहला जो फैक्टर है वो खुद एक रिएक्शन है। मतलब अगर रिएक्शन ए से बी के बीच में इक्विलिब्रियम है तो इसका जो के है वो K1 वही सी से डी के बीच में हो कोई जरूरी नहीं। मतलब अगर रिएक्शंस बदलेंगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा, स्वाभाविक सी बात है। रिएक्शन बदलेगी तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बदलेगा, उनकी स्टेबिलिटी बदलेगी, उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा। कभी कभी अगर किसी रिएक्शन को, जैसे मान लीजिए A इज इन इक्विलिब्रियम विद B है, किसी टेम्परेचर T पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। अगर इस रिएक्शन को हम 2A इज इन इक्विलिब्रियम विद 2B लिख दें तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होगा वो बदल जाएगा। जो K2 होगा वो K1 के इक्वल नहीं होगा। मतलब इसे हम लोग कहते हैं कि आपने रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस किया है, मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन का तरीका है, रिएक्शन का जो लिखने का तरीका है, उसके बदलने से भी के बदल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर के बदलने से भी के बदल जाएगा। मैंने बच्चों को कहा बेटा पहले फैक्ट याद करो, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848, पहले याद करो। रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन रिएक्शन, वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। चाहे ऐसे सोचो चाहे ऐसे सोचो कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, या ऐसे सोचो फॉर अ गिवन रिएक्शन। जब आपने गिवन रिएक्शन बोल दिया ना तो आपने रिएक्शन को भी फिक्स कर दिया, उसके एक्सप्रेशन को भी फिक्स कर दिया। फॉर अ गिवन रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, बात की कहानी है, पहले याद करो। अच्छा ऐसा होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फलाना ढिमकाना के बदलने से नहीं बदलेगा, केवल टेम्परेचर के बदलने से बदलेगा। आखिर वो कैसे बदलता है मैं आपको सिखाता हूं। पहले याद करो कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो केवल 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 टेम्परेचर के बदलने से बदलता है फॉर अ गिवन रिएक्शन। टेम्परेचर के बदलने से बदलता है, इसका पूरा डेरिवेशन केमिकल काइनेटिक्स से आता है। मैं आपको अभी डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर अगर मान लीजिए ये बॉटल है, ठीक है, सुन रहे हो, ये बॉटल है, ये बॉटल, इसमें एक रिएक्शन हो रही है, राइट। और अभी इसका टेम्परेचर है T1। जब टेम्परेचर T1 है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, राइट। हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो टेम्परेचर हो गया T2। गौर फरमाइएगा, जब मैं आपसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस कर रहा हूं, जब मैं आपसे टेम्परेचर का प्रभाव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं जाने अनजाने में इस डेरिवेशन में ये मान के चल रहा हूं कि जो T2 है वो T1 से बड़ा है। कभी आपके मन में ये शंका ना आए सर T2 कभी T1 से छोटा तो नहीं, जी नहीं। हम यहां पर इस कंसेप्ट में, इस थ्योरी में T2 को T1 से बड़ा मान के ही चल रहे हैं। मतलब ये जो बॉटल है इसमें एक रिएक्शन हो रही थी, कंटेनर क्लोज है, इसमें इक्विलिब्रियम आ गया था। उस समय टेम्परेचर T1 था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था। हमने टेम्परेचर को बढ़ाया क्योंकि सर ने हमें पढ़ाया कि टेम्परेचर के बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाता है। मन में यह विश्वास तो अडिग था कि K1 से K2 होगा, बट मन में सवाल यह था कि जो K2 होगा वो K1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा। हम जानना चाहते थे कि टेम्परेचर के बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता है। सवाल ये नहीं, ये तो मन में है, ये तो हमें फैक्ट याद है कि टेम्परेचर बदलेंगे तो के बदलेगा। मन में तो सवाल ये था कि टेम्परेचर के बदलने से के कैसे बदलेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो हम जानना चाहते थे कि जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, T1 से K2 कराते हैं, तो K1 से जो K2 होता है कि K2 बड़ा होता है कि छोटा होता है। तो मैंने कहा अगर टेम्परेचर के इफेक्ट को समझना होगा तो मैं आपके सामने एक इक्वेशन लेके आया हूं। इस इक्वेशन का नाम है वान हॉफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम है वान हॉफ इक्वेशन। ये इक्वेशन बड़े ध्यान से देखना। log K2 by K1 बराबर डेल्टा H अपॉन 2.303 R अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। देखो यहां है 2 1, यहां है 1 2। T1 मतलब छोटा टेम्परेचर, T2 मतलब बड़ा टेम्परेचर, K1 K2। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन समझ पा रहे हैं। K2 समझ में आता है, K1 समझ में आता है, T1 और T2 समझ में आता है। सर ये डेल्टा H क्या कहलाता है बच्चों? ये जो डेल्टा H है वो चेंज इन एंथैल्पी हो। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था जो रिएक्शंस होती हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जो रिएक्शंस होती हैं वो दो प्रकार की होती है। एक एक्सोथर्मिक होती है और दूसरी एंडोथर्मिक होती है। बोलो हाँ या ना? हाँ साहब सही बात है।
एक एक्सोथर्मिक होती है और दूसरी एंडोथर्मिक होती है। ये जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है उसका जो डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन ये जो एंडोथर्मिक होती है उसका जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव होता है। हम समझना चाह रहे हैं कि जब टेम्परेचर को बदलेंगे तो के कैसे बदलेगा, के बढ़ेगा कि घटेगा। तो वो जो वॉन हॉफ की इक्वेशन थी ना उसमें एक फैक्टर डेल्टा एच का था, तो हमें डेल्टा एच याद आया। डेल्टा एच कभी निगेटिव तो कभी पॉजिटिव याद आया, मन में इसी के साथ हमें वॉन हॉफ इक्वेशन भी आया। अगर आपको वॉन हॉफ इक्वेशन याद हो गई, एक बार ध्यान से इस चित्र को देखो और इक्वेशन को याद करो। एक बार ध्यान से इसे देख के याद करो, देखते हैं किसको एक बार में याद हो जाता है। log k2 by k1 बराबर डेल्टा h upon 2.303 r under bracket 1 upon t1 minus 1 upon t2 1 upon t1 minus 1 upon t2। याद हो गया क्या? चलो बोलना जरा एक बार, क्या था बोलो। अरे बोलो ना यार, आवाज नहीं आ रही। log k2 by k1 बराबर बराबर डेल्टा h upon 2.303 r अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन t1, यहाँ k2 यहाँ t1 माइनस 1 अपॉन t2, राइट। हमने सोचा ये जो वॉन हॉफ इक्वेशन है, ये जो वॉन हॉफ इक्वेशन है इसमें जो t1 माइनस t2 है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये जो t1 माइनस t2 है यार, सर ने कहा जो t1 है वो छोटा है, जो T2 है वो बड़ा है, तो 1 अपॉन T1 बड़ा है। अरे समथिंग अपॉन छोटा बड़ा, समथिंग अपॉन बड़ा छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव, मतलब ये जो पूरा का पूरा नंबर है वो तो पॉजिटिव है। लेकिन डेल्टा एच कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव है। जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा ये पूरा का पूरा नंबर पॉजिटिव होगा। जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा ये पूरा का पूरा नंबर पॉजिटिव होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ये पूरा नंबर पॉजिटिव है मतलब log k2 by k1 greater than 0 है। हाँ है। बच्चों आपको याद होना चाहिए कि अगर log 1 से बड़ा है, अगर log 1 से बड़ा है मतलब 1 2 3 4 5 10 100 200 300 1000, अगर log 1 से बड़ा है तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ये ग्रेटर देन 0 है मतलब एक बात तो पक्की है, k2 k1 से बड़ा है। एक बात तो पक्की है k2 by k1 1 से बड़ा है। एक बात तो पक्की है k2 k1 से बड़ा है। एक बात तो पक्की है k2 k1 से बड़ा है। अच्छा, मतलब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी और हम टेम्परेचर T1 से T2 करेंगे और हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हाई टेम्परेचर का वो लो वाले से बड़ा होगा। सरल भाषा में अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है। पहले मैंने आपको बताया कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन रिएक्शन केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक गिवन रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर के बदलने से बदलता है, बदलने से बदलता है। सवाल है कैसे बदलता है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है, मतलब घटाने से घटता है, मतलब घटाने से घटता है। अरे टेम्परेचर को घटाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाएगा। इज दिस क्लियर? तो बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा था। उस काल्पनिक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि सर यार अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये कहने का मतलब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसका के टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है। सर एक्सो का क्या होगा? मैंने कहा इसी एंगल से सोचो ना। बोले कैसे? बोले ये हमेशा पॉजिटिव होगा। बोले होगा। बोले डेल्टा एच नेगेटिव होगा। बोले होगा। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब log k2 by k1 नेगेटिव है। हेलो, हाँ सही बात है सर। k2 by k1 नेगेटिव है मतलब जो k2 by k1 है वो लेस देन 1 है। अरे 1 से छोटे नंबर का log नेगेटिव होता है। अरे हाँ, मतलब जो k2 है वो k1 से छोटा है, मतलब k1 मतलब T1 का, K2 मतलब T2 का, T1 मतलब लो टेम्परेचर, T2 मतलब हाई टेम्परेचर। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाएगा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाएगा। क्लियर? तो K2 लेस देन K1 मतलब सुनना ध्यान से बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अरे सुन रहे हो क्या? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका के घट जाएगा, मतलब जब हम टेम्परेचर घटाएंगे तो उसका के बढ़ जाएगा। तो आपको याद रखना है, पहले याद करो, पहले याद होना चाहिए, पहले रट्टा मार खुशियां हजार, पहले याद होना चाहिए क्या?
अरे टेम्परेचर के बदलने से के बदलता है, टेम्परेचर के बदलने से के बदलता है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता है। अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से के घटेगा, टेम्परेचर घटाने से के बढ़ेगा। पहले याद होना चाहिए, रट्टा मार खुशियां हजार। पहले रट्टा तो मारो यार। मैंने कहा कि टेम्परेचर के बदलने से के बदलता है, टेम्परेचर के बदलने से के बदलता है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो बढ़ाने से बढ़ता है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो घटाने से टेम्परेचर घटाने। सुनना ध्यान से यार, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सो है अगर, कैसा है एक्सोथर्मिक, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एक्सो, तो बढ़ाने से के घटता है और घटाने से के बढ़ता है, मतलब उल्टा होगा। राइट, बोलो याद हुआ? अरे याद हुआ। एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर फीलिंग, यार इसमें फीलिंग देंगे तो 3 से 4 मिनट जाएगा और ये याद होना बहुत आसान है। तो पहले से याद करो, जब ली चैटलेट प्रिंसिपल करेंगे तो उसकी फीलिंग में आपको करा दूंगा। पहले से याद तो करो, भी न्यूमेरिकल करना है ना। तब ली चैटलेट प्रिंसिपल करेंगे तो आप फील भी करा दूंगा। अभी फील करेंगे तो 5 मिनट चला जाएगा। ठीक, पहले याद करो, क्योंकि यहाँ मुझे फैक्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि अभी अपने करना है सवाल। पहले याद करो, क्या याद किया? हाँ साहब, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडो के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ेगा, एक्सो के लिए घटाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा, घटाने से बढ़ेगा। क्लियर? सुना ध्यान से। मैंने कहा किसी भी रिएक्शन का जो के होता है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो रिएक्शन है, दूसरा मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन है, और तीसरा टेम्परेचर है। अभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ये टेम्परेचर का इफेक्ट था। राइट, अब हम बात करने वाले हैं, ये जो मैं आपसे भी बात कर रहा था ना, उसी के दूसरे एंगल से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल इस पे भी आता है। मैंने क्या किया, एल के वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाया। आपसे सवाल पूछूंगा, आंसर देना रहेगा, सुनिएगा ध्यान से। एल के वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाया। ठीक है, तो ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, एल के वर्सेस 1/t। ये है एल के और ये है 1/t। राइट, इसमें मैंने 3 ग्राफ बनाया। एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है। इसका नाम रख दिया नंबर 1, इसका नाम रख दिया नंबर 2, इसका नाम रख दिया नंबर 3। ठीक है, आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट कर रहा, इनमें से कौन सा ग्राफ डेल्टा एच लेस देन 0 को रिप्रेजेंट कर रहा, इनमें से कौन सा ग्राफ डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा। अपने सामने 3 ग्राफ है, 1 2 3, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पहले ग्राफ की बात करते हैं। राइट, जो पहला वाला ग्राफ है, पहला वाला ग्राफ, बताओ वो किसको एक्सप्रेस कर रहा, वो एंडोथर्मिक को एक्सप्रेस कर रहा कि वो एक्सोथर्मिक को कर रहा। तो कैसे करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। हमने ये तो समझ लिया कि जो पहला वाला ग्राफ है वो इधर से जब इधर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया और जो बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, बेटा आपका ध्यान चाहिए, लिसन केयरफुली, टाइप करना बंद कर दे। इधर है 1/t, मतलब 1/t बढ़ रहा है, तो सुनिएगा 1/t का बढ़ना मतलब t का घटना। क्लियर? 1/t का बढ़ना मतलब t का घटना। मतलब जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो 1/t बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर घट रहा है। अब लॉजिक को याद करो, क्या अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता तो टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़ता, मतलब घटाने से के घटता। तो टेम्परेचर का घटाना मतलब 1/t का बढ़ाना, मतलब अपने को देखना है कि 1/t जब बढ़ रहा है तो के कहां घट रहा है, मतलब इतने 1/t पे के इतना था, फिर के घट रहा है, 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 घट रहा है। मतलब ये जो आपके सामने सेकंड वाला ग्राफ है, इसमें 1/t के बढ़ने से मतलब टेम्परेचर के घटने से के घट रहा है, मतलब जो दूसरा वाला ग्राफ है वही तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, वही तो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट कर रहा। बोलो हाँ या ना? तो जो दूसरा वाला ग्राफ है वो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट कर रहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया और बहुत सारे गलत भी दिया, किसी ने एक्सो भी लिखा है। ऑलराइट, अब देखते हैं अपन पहला वाला ग्राफ। तो पहला वाला ग्राफ देखो ना यार, ये वैल्यू बढ़ रही, बढ़ मतलब ln के जो है बढ़ रहा है, मतलब 1/t के बढ़ने से, सुनना, 1/t के बढ़ने से टेम्परेचर के घटने से के बढ़ रहा है। बोलो ऐसा किस रिएक्शन में होता है सर? ऐसा तो तब होता है जब रिएक्शन एक्सो हो। अगर रिएक्शन एक्सो है, डेल्टा एच लेस देन 0 है, बोलो मतलब ये जो पहला वाला ग्राफ है उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0, मतलब ये जो पहला वाला ग्राफ है वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब जो तीसरा वाला ग्राफ है इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी, 0। जब डेल्टा एच 0 होगा, ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 होगा, लॉग K2 + log K1
जीरो होगा। log k2 माइनस log k1 जीरो, मतलब k2 बाई k1 की वैल्यू कितनी 1, मतलब k2 बराबर कितना k1, मतलब k कांस्टेंट चल रहा है। तो जो थर्ड ग्राफ है डेल्टा x इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, तो अपन ने क्या कहा, किस प्रकार से हमने ग्राफ में भी इसी चीज को समझा। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमें देखो बिना किसी फॉर्मूले के, बस ये हमें पता था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर घटाने से के बढ़ता है। क्लियर? ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बदलने से के कैसे बदलता है, वहीं पे आता है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, ठीक है? जब हम केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन बदलते हैं, कुछ देर पहले मैं बच्चों आपसे कह रहा था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टोटल 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक रिएक्शन पर, रिएक्शन बदलोगे तो के बदलेगा, एक मोड ऑफ एक्सप्रेशन पर और एक टेम्परेचर पर। अभी हमने टेम्परेचर पे बात करी, अब हम आ रहे हैं मोड ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब रिएक्शन को लिखने का तरीका बदल देंगे तो उसका जो के है वो बदल जाएगा। कैसे? सबसे पहला मान लीजिए, सब लोग ध्यान से सुनना, जिन बच्चों को आता है वो भी सुनेंगे, जिन बच्चों को नहीं आता वो भी सुनेंगे। मान लीजिए हमारे सामने एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, A प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस डी। ठीक, ये रिएक्शन ऐसी है, इसका के है के, इसका के है के। क्लियर? हमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो C प्लस बी A प्लस बी, मतलब रिएक्शन को क्या कर दिया? उल्टा। जब रिएक्शन को उल्टा करेंगे, जब रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो उल्टी रिएक्शन का जो के सी डैश होगा वो पहले वाले के का रेसिप्रोकल होगा। सर ये कैसे किया? तो आपके सामने यहां पे प्रॉपर प्रूफ भी दिया है, लेकिन प्रूफ से ज्यादा मैं आपको इंसिस्ट करूंगा रूल याद करने का। तो इसे बोलूंगा मैं रूल नंबर 1। क्या? जब रिएक्शन को किया उल्टा, जब रिएक्शन को किया उल्टा तो के हो गया रेसिप्रोकल, जब रिएक्शन को किया उल्टा तो के हो गया रेसिप्रोकल, जब रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो जो के होगा वो 1/k होगा, जो रिवर्स रिएक्शन का के होगा वो 1/k होगा। राइट? जैसे केसी का एक्सप्रेशन ये था, तो रिवर्स रिएक्शन के लिए केसी डैश ऐसे लिखा, ऐसा नहीं लग रहा ये जो सीडी था उसको नीचे कर दिया, जो एबी था उसको ऊपर कर दिया, मतलब इसका रेसिप्रोकल लिख दिया। क्लियर? तो आपको रूल नंबर 1 याद रखना है, जब रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो के रेसिप्रोकल होगा। क्या सबको रूल नंबर 1 याद हुआ? रेज योर हैंड। क्या सबको रूल नंबर 1 याद हुआ? रेज योर हैंड। जब रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो के का रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या सबको रूल नंबर याद हुआ? रूल नंबर 1, जब रिएक्शन को उल्टा करेंगे, जब रिएक्शन को उल्टा करेंगे, जब रिएक्शन को उल्टा करेंगे, बोलना है जब रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो के क्या होगा? रेसिप्रोकल। के क्या होगा? रेसिप्रोकल। क्या बात है। ऑलराइट, अब हुआ क्या, सर हम केवल रिएक्शन को रिवर्स तो नहीं कर सकते ना, हम रिएक्शन को कभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कभी डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो इमेजिन करिए केस नंबर 2, हमने इस रिएक्शन को, आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है 2NO2 is in equilibrium with N2 plus 2O2. ओके, ये जो रिएक्शन है इसका केसी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, हमने इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया, एक रैंडम नंबर ले रहे हैं, कभी कभी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, कभी 3 से, कभी 4 से, कभी 5 से। तो मैं आपको समझा रहा हूं, जब कभी किसी रिएक्शन को किसी नंबर से डिवाइड करते हो, जब कभी किसी रिएक्शन को किसी नंबर से डिवाइड करते हो, हेलो, जब कभी किसी रिएक्शन को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो जो नया के डैश होता है वो पिछले के का जिस नंबर से डिवाइड किया, लेट्स से हमने 2 से डिवाइड किया तो के की पावर हाफ, लेट्स से हमने 3 से डिवाइड किया तो जो नया के होगा वो पुराने वाले के का 1/3, लेट्स से हमने 4 से डिवाइड किया तो जो के होगा नया वाला वो पुराने के का 1/4। मतलब आप रूल बना लो कि अगर हम n से डिवाइड करेंगे तो जो नया वाला के डैश होगा वो पिछले के का पावर 1/n होगा। हेलो, रूल नंबर 1, अगर डिवाइड किया n से तो जो नया वाला के डैश होगा के की पावर 1/n। रूल नंबर 2, अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो नया वाला के डैश होगा वो पिछले के का 1/n। n से डिवाइड किया 1/n, 2 से डिवाइड किया 1/2, 3 से डिवाइड किया 1/3, 4 से डिवाइड किया 1/4। मतलब अगर
रिएक्शन को लिखने का तरीका बदल दिया। तो इसको ऐसे सोचो ना यार, रिएक्शन पहले ऐसे लिखी थी, अब रिएक्शन ऐसे लिख दिया, तो बच्चे ने सोचा इससे ये बनाने के लिए आखिर क्या किया, 2 से डिवाइड किया। तो ऐसे सोचो ना, जब रिएक्शन को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो जो नया के डैश होगा पिछले के का पावर 1/n, किससे डिवाइड किया, 2 से, तो जो नया वाला के डैश क्या होगा, पुराने वाले के का पावर 1/2, मतलब अंडर रूट। क्लियर। रूल नंबर 2 याद हो गया, एक बार बोलेंगे सब लोग, रूल नंबर 1 क्या था। रूल नंबर 1, जब रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो के भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब रिएक्शन को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो नए वाले के की वैल्यू पुराने वाले के की पावर 1/1 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब यहीं पे मान लीजिए हमने उस रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया, मल्टीप्लाई। बच्चों सुनना ध्यान से, आप एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लो क्या? हाँ सर पूछ लो। 2NO2 इज इन इक्विलिब्रियम विद N2 plus 2O2, इसे 2 से डिवाइड करो या हाफ से मल्टीप्लाई करो। मैं इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ से मल्टीप्लाई करना या 2 से डिवाइड करना क्या बात बराबर है? आपसे पूछ रहा हूं मैं, हाफ से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना क्या बात बराबर है? हाँ सर बराबर है। तो सोचो ना, अपन ने रूल क्या बनाया, अगर अगर n से डिवाइड किया तो जो पावर होगा वो होगा 1/n। ऐसा नहीं लग रहा, n से डिवाइड किया तो ये भी तो सोचो 1/n से मल्टीप्लाई किया, n से डिवाइड करना 1/n से मल्टीप्लाई करना बात बराबर है, मतलब जो k डैश होगा वो k की पावर 1/n। मतलब हमने रूल बना लिया क्या, जब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही पावर आएगी, पर जब डिवाइड करेंगे तो पावर 1 नंबर आएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही पावर आएगी, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो k की पावर 2, 3 से मल्टीप्लाई किया तो k की पावर 3, 4 से मल्टीप्लाई किया तो k की पावर 4, 5 से मल्टीप्लाई किया तो k की पावर 5। अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो पावर 1/2, 3 से तो पावर 1/3, 4 से तो पावर 1/4। क्लियर। रूल नंबर 1 रिवर्स किया, रूल नंबर 2 डिवाइड किया, रूल नंबर 3 मल्टीप्लाई किया। जब रिएक्शन का मोड ऑफ एक्सप्रेशन बदलेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदलेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बदलेगा ये मैं आपको बता रहा हूं। तो रिएक्शन जैसे बदलेगा कि वैसे बदलेगा, रिएक्शन कभी उल्टा होगा तो कभी डिवाइड होगा तो कभी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। कभी कभी रिएक्शन जो होती है वो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती है, मतलब ये कुछ ऐसा होता है जैसे आपके सामने रिएक्शन नंबर 1 गिवन है, ध्यान से सुनिएगा, और आपके सामने रिएक्शन नंबर 2 गिवन है। ये गिवन है मतलब हमें दो रिएक्शन दी हुई है, इसका K1 दे रखा है, इसका K2 दे रखा है, राइट? ठीक है साहब, दो रिएक्शन दे रखी है और एक तीसरी रिएक्शन लिखा है, हमसे ये इसका K पूछा है। मल्टी स्टेप रिएक्शन मतलब A से बना B, B से बना C, C से बना D, मैंने पूछा A से बना D का K। अरे ए से बना बी रिएक्शन नंबर 1, बी से बना सी रिएक्शन नंबर 2, सी से बना डी रिएक्शन नंबर 3, इसे हमने बोल दिया रिएक्शन नंबर 4। जब कभी मल्टी स्टेप रिएक्शंस आएगा, जब कभी मल्टी स्टेप रिएक्शन आएगा तब आपको सोचना होगा, तब आपको सोचना होगा जो पूछा गया है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, व्हाट आस्क्ड, जब कभी मल्टी स्टेप रिएक्शन आएगा तब ये सोचना होगा जो पूछा गया है, जो पूछा गया है। रिएक्शन नंबर 1 2 3, 1 2 3 4, क्या पूछा गया है यहां पर 4, क्या पूछा गया यहां पर 3। जब कभी मल्टी स्टेप रिएक्शन का सवाल आएगा तो आपको ये सोचना होगा जो पूछा गया है को सोचो, जो पूछा गया है को सोचो, जो दिया गया है व्हाट गिवन, जो पूछा गया है मतलब 3 और 4 को सोचो, जो दिया गया है मतलब इस वाले एग्जांपल में 1 और 2, इस वाले एग्जांपल में 1 2 3। हेलो, जब कभी मल्टी स्टेप रिएक्शन का सवाल आएगा तो ये सोचना होगा जो पूछा गया है को जो दिया गया है से कैसे बनाएं, को जो गया है से कैसे बनाएं, को जो दिया गया है कैसे बनाएं, मतलब अपने को सोचना है 3 को 1 2 से कैसे बनाएं, अपने को सोचना है 4 को 1 2 3 से कैसे बनाएं। क्लियर? ठीक है साहब। अगर कभी मल्टी स्टेप रिएक्शन का सवाल आएगा तो जो पूछा गया है को सोचो, जो दिया गया है से कैसा बनाए। अगर कभी रिएक्शन को ऐड करना, भाई जो पूछा गया है को बनाने के लिए आप कभी ऐड करोगे तो कभी सब्ट्रैक्ट करोगे,
अगर कभी रिएक्शन को ऐड करना, अगर कभी रिएक्शन को ऐड करना तो जो के है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐड करोगे तो के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर कभी रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट, तो जो के है वो डिवाइड हो जाएगा, जो के है वो डिवाइड हो जाएगा। एक बार बोलेंगे, अगर कभी मल्टी स्टेप रिएक्शन का सवाल आएगा, अगर कभी मल्टी स्टेप रिएक्शन का सवाल आएगा तो हमें यह सोचना होगा कि जो पूछा गया है वो जो दिया गया है से कैसे बनाएं। अगर रिएक्शन को ऐड करेंगे तो के को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो के को डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो पहला वाला है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे इमेजिन करिए हमारे सामने रिएक्शन नंबर 1 गिवन है, 2 गिवन है, 3 गिवन है, हमसे 4 का के पूछा है। मुझे पहली रिएक्शन का K1 दे रखा है, दूसरी रिएक्शन का K2 दे रखा है, तीसरी रिएक्शन का K3 दे रखा है, चौथी रिएक्शन का K हमसे पूछा है। तो सर ने कहा था जो पूछा गया है को सोचो, जो दिया गया है से कैसे बनाए। तो हमने क्या किया, 1 को, 2 को, 3 को ऐड किया। जैसे ही फर्स्ट रिएक्शन को, सेकंड रिएक्शन को, थर्ड रिएक्शन को ऐड किया तो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। हमने जैसे ही 1 2 3 को ऐड किया हमें ए से डी मिल गया। हमसे क्या पूछा था? ए से डी। हमें क्या मिल गया? ए से डी। जो पूछा गया है को सोचो, जो दिया गया है से कैसे बनाए। तो हमने कहा अरे तीनों को ऐड करके बनाए, तीनों को ऐड करके बनाया, तीनों को ऐड करके बनाया। तो सर ने कहा जब कभी रिएक्शन को ऐड करना तो जो के है वो कैसा होगा? मल्टीप्लाई। मतलब फोर्थ वाली रिएक्शन का जो के होगा वो पहली वाली रिएक्शन का K1, दूसरी वाली रिएक्शन का K2 और तीसरी वाली रिएक्शन का K3 मल्टीप्लाई होगा। हेलो, अगर रिएक्शंस का रिप्रेजेंटेशन बदलेगा तो उसका के भी बदलेगा। रिएक्शन कभी उल्टा होगा, कभी मल्टीप्लाई होगा, कभी डिवाइड होगा, कभी मल्टी स्टेप रिएक्शन का सवाल होगा। अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन का सवाल होगा तो हमें यह सोचना होगा कि जो रिएक्शन हमसे पूछा गया है और जो रिएक्शन हमें दिया गया है, तो जो रिएक्शन दिया गया है उसकी मदद से जो पूछा गया है कैसे बनाएं। अगर रिएक्शन को ऐड करेंगे तो के को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो के को डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने पहले एग्जांपल में तीनों को ऐड किया, तो तीनों को ऐड किया, अगर रिएक्शन को ऐड करेंगे तो के क्या होगा? मल्टीप्लाइड। तो इस रिएक्शन का जो के होगा क्या होगा? K1 into K2 into K3। इन सेम वे ये जो दूसरा है SO2 प्लस हाफ O2 से बना SO3, इसका कितना है बेटा? K1। इसका कितना है बेटा? K2। हमसे तीसरी रिएक्शन का K पूछा है, सुनना ध्यान से। हमसे क्या पूछा है? इस तीसरी रिएक्शन का K। अब इसका K कैसा होगा? सर इसका जो K होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ SO3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इनटू NO2 होगा। अरे भैया ऐसे नहीं पूछा है, वो K1 और K2 के रूप में पूछा है। डाटा हमें कंसंट्रेशन का नहीं दिया है, डाटा हमें इन सब चीजों का नहीं दिया है, डाटा हमें तो केवल K1 और K2 का दिया है। अच्छा, जब हमें किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी दूसरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रूप में पूछे तो सर ने कहा था कि जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है? 1 पूछा गया है कि 2 पूछा गया है कि 3 पूछा गया है? प्रथम मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, क्या पूछा गया है? 1 पूछा गया है कि 2 पूछा गया है कि 3 पूछा गया है? क्या पूछा गया है? 3। 3 का क्या पूछा गया है? 3 का नाम पूछा गया है कि 3 का पता पूछा गया है? अरे 3 का के पूछा गया है। के क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो 3 का के लिख दो ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अरे सर कंसंट्रेशन का डाटा नहीं दिया है, कंसंट्रेशन का डाटा नहीं दिया है। क्या दिया है? सर हमें 2 रिएक्शन दी है, दोनों का के दिया है। अच्छा, तो जब कभी 2 रिएक्शन का के दे रखा है, उससे हमें थर्ड रिएक्शन का के पूछा है, तो अपने को सोचना है कि इस थर्ड रिएक्शन के लिए इन फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन के साथ क्या करें। तो मैंने क्या देखा यार, ये SO2 है, यहां भी SO2 है, NO2 है, यहां भी NO2 है। तो पहली रिएक्शन के SO2 लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी रिएक्शन में NO2 लेफ्ट हैंड साइड। हमने क्या किया? 1 और 2 को ऐड कर दिया। तो जैसे मैं दोनों रिएक्शन को ऐड कर, देखो मैं कर रहा हूं, SO2 प्लस NO2 प्लस हाफ O2 भी आएगा ना, हाफ O2 is in equilibrium with NO plus SO3 plus half O2। half O2 कैंसिल हो जाएगा। रिएक्शन क्या आया? SO2 plus NO2 is in equilibrium with NO plus SO3, राइट? आप देखो हमसे जो पूछा गया था क्या वही रिएक्शन मिल गया? जो पूछा गया है उसको हमने बनाने के लिए क्या किया?
सर रिएक्शन नंबर 1 और 2 को ऐड किया। रिएक्शन नंबर 1 और 2 को जब ऐड करेंगे, ठीक, तो 1 और 2 को ऐड किया। अब हमसे इस रिएक्शन का के पूछा है, तो के हम कैसे निकालें? सर अगर रिएक्शन को ऐड करें हैं तो के मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस रिएक्शन का जो के होगा वो पहली रिएक्शन का के दैट इज K1, दूसरी रिएक्शन के दैट इज K2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, वही इस रिएक्शन का के होगा। जब मैं ये टॉपिक समझा रहा था, मैं उनका नाम पढ़ लेता हूं। अब्दुल रहमान, प्रथम को समझ में आ गया, ठीक है। फिर है एक, 2-3 बच्चे और हैं, वो क्या लिख रहे हैं? सर खेला, सर सवाल। अभी मैं सवाल दूंगा, देखता हूं आपसे कितना सवाल बनेगा, सबसे पहले कौन आंसर देगा। जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे पहली बार पढ़ रहे हो। अगर ये सोच लिया कि मुझे ये आता है, ये तो आसान है, सर सवाल कराओ, सवाल देखेंगे, बेटा गए हाथ से। जो बारीकियां है ना, नहीं आएंगी दिमाग में, क्योंकि यहां से आपका एटीट्यूड बदल जाता है। आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट लगाना होगा। नहीं कुछ बच्चे सर न्यूमेरिकल, सर न्यूमेरिकल, अरे आएगा सवाल बेटा, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब कोई कंसेप्ट समझाया जा रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं, जिन्होंने लिखा था, 2-3 बच्चे लिख रहे सर न्यूमेरिकल चाहिए, बेटा आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। या ऐसे याद रखो, जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि पहली बार पढ़ रहे हो। और रूल नंबर 2 में 2 ही रूल बताता हूं। रूल नंबर 2, किसी एक चीज को एक ही जगह से 100 बार पढ़ो। क्लियर? तो हुआ क्या बेटा कि हमने ये जो सारे कंसेप्ट थे, जहां मैंने आपको ये बताया कि अलग अलग सवाल में कैसे कैसे सिचुएशन हो सकती है, तो यहां पे अपने सामने 4 रूल आ चुके हैं। एक, जब रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तब की क्या होगा, अभी न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमने कंसेप्ट डिस्कस किया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, जब डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, और जब मल्टी स्टेप रिएक्शन का सवाल होगा तब क्या होगा। क्लियर? क्लियर है क्या? आप एक बार सभी लोग कॉपी में रूल लिख लो, लिखो सवाल नंबर, रूल लिखो, रूल नंबर 1 सभी लोग लिख लें ताकि सबसे आंसर बने। रूल नंबर 1, व्हेन रिएक्शन इज रिवर्स्ड, व्हेन रिएक्शन इज रिवर्स्ड, k dash is equal to 1 by k। रूल नंबर 1 लिखो, व्हेन रिएक्शन इज रिवर्स्ड, k dash is equal to 1 by k, k dash is equal to 1 by k। रूल नंबर 2 लिखिएगा, व्हेन रिएक्शन is multiplied by, when reaction is multiplied by a number n, when reaction is multiplied by a number n, then k dash is equal to k की power n। when reaction is multiplied by number n, when reaction is multiplied by number n, then k dash is equal to k की power n। rule number 3, when reaction is divided by a number n, when reaction is divided by a number n, then k dash is equal to k की power 1 by n, then k dash is equal to k की power 1 by n। और लास्ट रूल जो कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस के लिए है, किसके लिए है? मल्टी स्टेप रिएक्शंस के लिए है। अगर कभी रिएक्शंस को ऐड करना, अगर कभी रिएक्शंस को ऐड करना तो k को मल्टीप्लाई करना, अगर कभी रिएक्शंस को ऐड करना तो k को मल्टीप्लाई करना, अगर कभी रिएक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना, अगर कभी रिएक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना तो k को डिवाइड करना। सर कब करना, क्या करना, क्यों करना, कैसे करना, समझाने के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूं एक न्यूमेरिकल। अभी आएगा बेटा सब्ट्रैक्शन का केस, आप सबके सामने है न्यूमेरिकल। ऑलराइट, पहले ये रूल आपकी कॉपी में लिखे हो तो कि मैं बार बार आपको जब रूल याद दिलाऊंगा तो मुझे स्लाइड पीछे नहीं करनी पड़े, आपकी कॉपी में लिखा हो। राइट, आप सबके सामने स्क्रीन पर है पहला सवाल। पहला सवाल, N2 plus O2 is in equilibrium with 2NO। और दूसरा है 2N2 plus O2 is in equilibrium with 2N2। K1 गिवन है, K2 गिवन है, आपको स्टेबिलिटी बतानी है। ठीक है, सवाल पूछा है विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल। ऑक्साइड की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। किसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहा है बेटा? ऑक्साइड की स्टेबिलिटी की बात कर रहा। तो ऑक्साइड की स्टेबिलिटी मतलब NO की स्टेबिलिटी, N2O की स्टेबिलिटी। ध्यान से सुनना, यहां कंपैरिजन इन्हीं दोनों में है।
इन्हीं दोनों में कंपैरिजन है, मतलब NO ज्यादा स्टेबल है कि N2O ज्यादा स्टेबल है, NO ज्यादा स्टेबल है कि N2O ज्यादा स्टेबल है, NO ज्यादा स्टेबल है कि N2O ज्यादा स्टेबल है। क्या बात है, आपसे पहले एक सवाल पूछ रहा हूं, 10 की पावर -5 बड़ा है कि 10 की पावर -10 बड़ा है? मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को पता होगा सर 10 की पावर -5 10 की पावर -10 से बड़ा है, मतलब जो पहली रिएक्शन है उसका के बड़ा है। जिनसे सवाल नहीं बना, जिन्होंने आंसर 2 दिया उनके लिए, वेल द करेक्ट आंसर इज 1, द करेक्ट आंसर इज 1। जिन बच्चों ने 2 लिखा था उनके लिए है, सुनना बेटा, जब के की वैल्यू ज्यादा तो प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा, जब के की वैल्यू ज्यादा तो प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा, के की वैल्यू ज्यादा तो प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा। प्रोडक्ट क्यों बनेगा ज्यादा? अरे सर, क्योंकि वो बनकर स्टेबल होता है ज्यादा, या वो स्टेबल है ज्यादा तभी तो बनता है ज्यादा। अगर के की वैल्यू ज्यादा तो प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा। प्रोडक्ट क्यों बनेगा ज्यादा? सर क्योंकि प्रोडक्ट है स्टेबल ज्यादा। जब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा तभी तो ज्यादा बनेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि जो पहली रिएक्शन है इसमें K1 की वैल्यू बड़ी है, K1 बड़ा है, मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। इसमें प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। सेकंड वाले रिएक्शन का K छोटा है, मतलब प्रोडक्ट फर्स्ट वाले से कम बनेगा। प्रोडक्ट फर्स्ट वाले से कम बनेगा, मतलब फर्स्ट वाले से कम स्टेबल है। तो जिसका K बड़ा उसमें प्रोडक्ट ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, हेंस द करेक्ट आंसर इज NO। Hence, the correct answer is NO. Hence, the correct answer is NO. Is this clear? आप सबके सामने is this clear? क्या ये सवाल सभी बच्चों को क्लियर हुआ? हमने किस प्रकार से स्टेबिलिटी बताया? क्या ये सवाल सभी बच्चों को क्लियर हुआ? आपको अगर क्लियर हुआ, आप सबके सामने स्क्रीन पर है दूसरा सवाल। In which reaction reactant is least stable? Reactant is least stable. रिएक्टेंट इज लीस्ट स्टेबल। सबसे पहले सही आंसर दिया है, सबसे पहले सही आंसर दिया है प्रथम भार्गव। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिएक्टेंट इज लीस्ट स्टेबल? बेटा, रिएक्टेंट कम स्टेबल, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम, मतलब रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम, मतलब रिएक्टेंट कम बचेगा, मतलब रिएक्टेंट टूट जाएगा। जो स्टेबल नहीं है वो नहीं बच पाएगा। क्लियर? रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम, मतलब प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा। सर क्यों प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा? क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्टेंट के रूप में नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो वो क्या होगा? टूट जाएगा। तो क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। तो जिसमें रिएक्शन सबसे कम स्टेबल होगा उसमें प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनेगा। जब के की वैल्यू ज्यादा, प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा। बोलो सबसे ज्यादा के की वैल्यू कहां है? सबसे ज्यादा के की वैल्यू कहां है भाई? सबको दिख रहा है यार। इसका मतलब द फर्स्ट रिएक्शन, ये जो फर्स्ट रिएक्शन है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा है अमंग दीज 4 ऑप्शन। ये जो तुलना हो रही है ये 4 ऑप्शंस में हो रही है, राइट? तो K1 की वैल्यू सबसे ज्यादा फर्स्ट ऑप्शन में है, इसीलिए इसीलिए सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बनेगा वो फर्स्ट बनेगा, सबसे कम स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की होगी वो फर्स्ट में होगी। जिस बच्चे ने सबसे पहले किया मैंने उसका नाम ऑलरेडी ले लिया है। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, जल्दी से। अगर कोई बच्चा ध्यान से सवाल को देखे तो अपने सामने एक रिएक्शन गिवन है 2a plus b is in equilibrium with 2c, इसका K1 दे रखा है 10 की पावर -2, राइट? और हमसे इस रिएक्शन का K पूछा है, मतलब रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन बदल दिया, रिएक्शन का प्रेजेंटेशन बदल दिया, रिएक्शन का मोड ऑफ एक्सप्रेशन बदल दिया और हमसे K पूछा है। तो समझो इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे। अगर आप ये समझ जाओगे कि जिस रिएक्शन का के हमसे पूछा है उसको कैसे लिखा है तो आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। आपको 4 रूल बताए रिएक्शन को रिवर्स करने का, रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का, रिएक्शन को डिवाइड करने का और मल्टी स्टेप रिएक्शन।
ये बात तो पक्की है, मल्टी स्टेप रिएक्शन नहीं है, राइट। अपने सामने रिएक्शन दे दी, मुझे बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, और जिस बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया, कई सारे बच्चों ने आंसर दिया द करेक्ट आंसर इज 10, द करेक्ट आंसर इज 10, लेकिन जिस बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया, क्या बात है, एक रेस है आपके बीच में, एक कंपटीशन है आपके बीच में, सबसे पहले सही आंसर देने, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। जिस बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया उसका नाम है नमन। नमन ने सबसे पहले सही जवाब दिया। आंसर तो कई बच्चों ने दिया सही, लेकिन सबसे पहले सही आंसर दिया नमन ने। फिर भी किसी एक बच्चे से अगर ये सवाल नहीं बना, किसी एक बच्चे से, मैं उसके लिए सवाल समझा रहा हूं, आपका ध्यान चाहिए। बेटा, अपने पास रिएक्शन दे रखी है 2a प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद 2c, ठीक है। मुझे इसका केवन दे रखा है, सवाल में केवन गिवन है, और हमसे इस रिएक्शन का पूछा है। अब ध्यान से रिएक्शन को देखो, इसमें जो सी है वो लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन इसमें जो सी है वो राइट हैंड साइड है, मतलब इस रिएक्शन को क्या कर दे, रिवर्स। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, रिएक्शन को रिवर्स। जब रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो 2c से बना 2a प्लस बी। मैंने कहा था अगर रिएक्शन को बदल दोगे तो के भी बदल जाएगा, बात पक्की है। रिएक्शन को रिवर्स किया तो के भी तो बदला होगा, सवाल है कैसे बदला होगा। सर रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, जो नया वाला के डैश होता है पहले वाले का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/k1, 1/k1, क्लियर। पर सवाल तो ये भी रिएक्शन नहीं है, इस रिएक्शन में सिंगल सी है, यहाँ पे 2c है, मतलब इस रिएक्शन को जो हमारे सामने है को ये रिएक्शन कैसे बनाए, सर उसके लिए काम करो ना, इसे 2 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दे, 2 से। अब इसमें डिवाइड वाला रूल याद आना चाहिए आपको। जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब इस रिएक्शन को हम 2 से डिवाइड करेंगे, से डिवाइड किया 2 से, तो क्या बन जाएगा, C इज एन इक्विलिब्रियम विद A अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2 प्लस हाफ B। तो जब रिएक्शन को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो पहले वाले की पावर 1/n होता है। किससे डिवाइड किया, 2 से, पावर 1/2। तो k डैश इक्वल टू 1 अपॉन 10 की पावर -2 की पावर हाफ, हाफ अंदर जाएगा। हेलो हेलो, हमने इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया, मतलब पावर कितना हो गया, हाफ, ठीक है क्या। तो अंदर जाके पावर मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू हाफ कितना होगा, 1। तो k डैश इक्वल टू 1 अपॉन 10 की पावर -1, बोले तो 10, हेंस द करेक्ट आंसर इज 10। सबसे पहले जिस बच्चे ने आंसर दिया उसका नाम है नमन, बहुत पहले इसने आंसर दे दिया था। वेल डन बेटा, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। जो पूछा गया है सोचो, जो दिया गया है से कैसे बनाए। जो रिएक्शन पूछा गया है सोचो, जो दिया गया है अब्दुल रहमान आपका आंसर नहीं आया बेटा, आप आंसर नहीं दे रहे हो, आपका आंसर सबसे पहले नहीं आ रहा है, कहां गए। इस सवाल का आंसर किसी बच्चे ने दे दिया कुछ देर पहले। कैलकुलेशन मिस्टेक, सबसे पहले किसी एक सवाल का आंसर देना आसान है, हर सवाल का सबसे पहले आंसर देना यार बड़ी बात है। और आप में से अभी एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो लगातार सही आंसर दे रहा हो हर सवाल का सबसे पहले। आंसर दे तो रहे बच्चे, बट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं। कुशल मंगल ने भी आंसर दिया, लेकिन बेटा फिर से आप 4th पोजीशन पे आ गए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ कुशल मंगल कर तो रहा है, लेकिन सबसे पहले, बट बहुत अच्छी बात है वो आंसर सही दे। वेल, ऐसा कौन है जिसको नहीं समझ में आ रहा, करे तो करे क्या, पहले ये बताओ। ऐसा कौन है जिसको नहीं समझ में आ रहा, बताता हूं। ऐसा कौन है जिसको नहीं समझ में आ रहा, सबसे इस सवाल में करे तो करे क्या। जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, थर्ड रिएक्शन, राइट। आपको सोचना है रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2 से थर्ड रिएक्शन कैसे बनाए। तो देखो ना यार, कार्बन सॉलिड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। मैं सही बताऊं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको रिएक्शन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत आती है। उनके लिए मेरा, अगर कोई बच्चा आप में बैच में ऐसा है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई ना हो, बट अगर कोई है उसके लिए, तो बेटा आप तसल्ली से रिएक्शन को ऐड करो, मतलब प्रॉपर लिखो। क्लास के बाद आप हैंडआउट लेना, उससे आप प्रॉपर कॉपी में रिएक्शन लिखना। जैसे 7-8 रिएक्शंस को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे ना, ये समस्या खत्म हो जाएगी।
लेकिन एक बार लिखना पड़ेगा। जैसे मैं क्या सोच रहा हूँ, देखना, कार्बन सॉलिड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, CO2 गैस लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अरे यार, मतलब दोनों को ऐड तो करना है, पर भैया पानी तो है ही नहीं इधर, दोनों को ऐड करना है तो समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या है, 2CO है ना, यहाँ पे क्या लिखा है 2CO, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही CO है। तो ये तो समझ में आ गया कि दूसरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो सेकंड वाली रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी आपको समझा रहा हूं, अगर कोई बच्चा ऐसा हो, प्लीज ढंग से समझ ले। तो मैंने सेकंड वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 2CO2 प्लस H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद CO, 2CO प्लस 2H2, राइट। लेकिन जब हमने रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो किसी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो k क्या हो जाता है सर, k की पावर वो नंबर, मतलब जो K2 डैश होगा वो क्या होगा, 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है क्या यार, रिएक्शन नंबर 2 को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया। सर क्यों आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे 2 CO है, यहाँ पे 1 CO है, और कहीं CO दिखा नहीं, मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी CO आएगा 2। क्लियर, ठीक है साहब, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रिएक्शन नंबर 1 पे आ जाओ। 1 क्या रिएक्शन है, कार्बन प्लस 2H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद CO2 प्लस 2H2। क्लियर, अब इसका हमें केवल दे रखा है, दोनों को ऐड करते हैं। जब रिएक्शन को ऐड करोगे, सर आपके दिमाग में ऐड करने का ख्याल कहां से आया, अरे यहाँ कार्बन सॉलिड, यहाँ CO2, सर आप इसी थर्ड वाली रिएक्शन क्यों देख रहे हो, क्योंकि बेटा थर्ड वाली रिएक्शन का ही तो के पूछा है ना मुझसे, ठीक है क्या। अब थर्ड वाली रिएक्शन का के हमसे पूछा है, तो थर्ड वाली रिएक्शन को लिए अपन दोनों क्या करें, ऐड करें। तो दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, तो कार्बन प्लस प्लस, यहां है 2CO2, यहां है CO2, चलो पहले लिख देता हूं, मैं एक बार लिख रहा हूं, आखिरी बार लिख रहा हूं, अगली बार से अपन इसे ओरली करेंगे, सब लोग समझ लीजिए। कार्बन प्लस 2CO2, राइट, प्लस 2H2O प्लस H2, अच्छा सॉरी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी 2 होगा ना, प्लस 2H2, फिर क्या होगा, इज इन इक्विलिब्रियम विद CO2 प्लस 2H2 प्लस 2CO प्लस 2H2। अब देखते हैं कौन कौन कैंसिल हो रहा। तो जिन बच्चों को रिएक्शन लिखने में दिक्कत आती है उन्हें ऐसे ही करना पड़ेगा, जैसे आप 7-8 सवाल में ऐसे करोगे बनने लगेगा, ठीक है। अब हमने रिएक्शन को क्या किया है बच्चों, ऐड किया, दिमाग में रखना, दोनों रिएक्शन को ऐड किया है, मतलब इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। पहले देख लें ऐड करने से वो रिएक्शन मिली कि नहीं मिली, देखते हैं। कार्बन मिला, 2CO2 मिला, 2H2 2H2 कैंसिल हो जाएगा, 2H2 2H2 कैंसिल हो जाएगा। अरे जो रिएक्शन आई कार्बन प्लस 2CO2 इज इन इक्विलिब्रियम विद CO2 प्लस 2CO आएगा, बोलो हाँ या ना। क्या हमें यही रिएक्शन चाहिए थी, देख लो जरा, सर CO2 भी गायब होगा सर, यहाँ 2CO2 यहाँ 1 CO2, तो 1 CO2 जाके माइनस हो जाएगा ना, 1 CO2 जाके माइनस हो जाएगा कि नहीं होगा। तो अपने पास क्या बचा बच्चों, अपने पास बचा केवल 1 CO2, अपने पास बचा केवल 1 CO2। जरा ध्यान से देखो, क्या हमें यही रिएक्शन चाहिए थी, अरे हाँ यही रिएक्शन तो चाहिए थी, क्या मिल गई, हाँ मिल गई। तो ये पाने के लिए अपने क्या किया सर, 1 2 को ऐड किया। जो पूछा गया है सोचो, जो दिया गया है से कैसे बनाए, जो पूछा गया है सोचो, जो दिया गया है से कैसे बनाए, रिएक्शन को ऐड करो तो के को मल्टीप्लाई करो, मतलब इस रिएक्शन का जो के होगा वो K1 इंटू K2 डैश होगा, मतलब K1 की वैल्यू कितनी, 10 की पावर -2 into 10 की पावर -8। अरे आंसर कितना, 10 की पावर -10, एंड द करेक्ट आंसर इज 10 की पावर -10। एक बार ध्यान से देखो और मुझे बताओ इस सवाल में किस बच्चे को अभी भी डाउट है, प्लीज यार ध्यान से, आपके सामने सॉल्यूशन, मैंने पूरा रिएक्शन लिख के समझाया, इतना नहीं करने वाले, ये सवाल अपने को जल्दी करना है, बट क्योंकि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको रिएक्शन लिखने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं बताया कैसे करना है, और आप सबको इसमें ढल जाना है। सबसे पहले इस सवाल का जिस बच्चे ने सही आंसर दिया उसका फिर से नाम है प्रथम भार्गव, उसका फिर से नाम है प्रथम भार्गव। अगर आप सब सीख गए सच में, तो अगले सवाल में आंसर मुझे आपसे चाहिए, दे रहे हो क्या, अगले सवाल का आंसर दे रहे हो क्या, राइट। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, बढ़िया सवाल है, देखते हैं इसका सही आंसर कौन देता है।
कुशल मंगल बेटा, कैसे आप गलती कर रहे हो? कुशल मंगल, क्यों गलती कर रहे हो? आपने पहले गलत आंसर दिया था। मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, गलत कर रहे हैं। मैं सभी बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, बता दूं। और खास करके जो बच्चे शुरू में टॉप 5 टॉप 6 में आंसर दे रहे हैं, उनको जरूर ऑब्जर्व कर रहा हूं। इस बार इस सवाल का सबसे सही जवाब सबसे पहले जिस बच्चे ने दिया, उसका नाम फिर से है नमन। नमन आज 3 सवाल का सबसे पहले सही आंसर दे दिया है। कुशल मंगल ने पहले जो आंसर दिया उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक थी, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने बाद में सही आंसर दिया। बहुत सारे बच्चों ने 10 माने 16 कहां से लिखा है सानिध्य? पीयूष मौर्य, आपने भी सही आंसर दिया, लेकिन आपने बहुत लेट में दिया। ये जो रिएक्शंस के सवाल हैं, ये जो रिएक्शंस के सवाल हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप मॉड्यूल के सवाल करोगे आदत हो जाएगी, ठीक है? घबराओ मत। कुछ बच्चों की प्रैक्टिस होती पहले से जल्दी बन जाता है, जिनकी नहीं है उनको रिएक्शन लिख लिख के करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो बेहद ही आसान सवाल फिर से। क्या ये सवाल मल्टी स्टेप रिएक्शन का है? क्या ये सवाल मल्टी स्टेप रिएक्शन का है? क्या ये सवाल मल्टी स्टेप रिएक्शन का है? जी हाँ, ये सवाल मल्टी स्टेप रिएक्शन का है। तो अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन का सवाल है, तो आपको सोचना है, जो पूछा गया है को सोचो, जो दिया गया है से कैसे बनाएं। जो पूछा गया है को सोचो, जो दिया गया है से कैसे बनाएं। बहुत तसल्ली से करना होता है। सबसे पहले देखो, ये लिखा है 2NH3 इधर, NH3 लिखा है इधर, तो पहला दिमाग में क्लिक कर जाएगा, भैया पहले वाले रिएक्शन को उल्टा करना है, तो करके लिखो यार। फिर ध्यान से देखो, यहां लिखा है 3H2, यहां लिखा है H2, मतलब इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3/2O2। जैसे आपने लिखा, आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा हमें करना क्या है। बस इतना ही सोचना था, रिएक्शन नंबर 1 को रिवर्स करना है, रिएक्शन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको रिएक्शन नंबर 4 मिल जाएगी, जो तीनों को ऐड करेंगे। देयर इज नथिंग इन दिस प्रॉब्लम। हाँ, इतना सोचना पड़ेगा, इतना सोचना पड़ेगा। आपके सामने जो गिवन, एक बार उसको देखा करो ना, उसमें कहां रिएक्टेंट है, कहां प्रोडक्ट है, और ढूंढो वो मेन रिएक्शन में कहां है। ढूंढो वो मेन रिएक्शन में कहां है। आप सबके सामने सॉल्यूशन लिखा है, फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है बताओ। ऐसा देख पाना पॉसिबल नहीं है मोहम्मद बेटा। मोहम्मद उवेश, आप कहां स्टैंड कर रहे हो नहीं देख सकता। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए, तो अब तैयार हो जाओ, कोई बात नहीं, एक और गलती आपकी माफ की। अब अगले सवाल में सही आंसर चाहिए, अब अगले सवाल में सही आंसर चाहिए। क्लियर? हमने सबसे पहले रिएक्शन को रिवर्स किया। जिस बच्चे को डाउट है वो क्या करे, जब मैं हैंड आउट दूंगा, लिसन केयरफुली जो मैं कह रहा हूं, एक भी बच्चा अगर कोई ऐसा है जिसको डाउट है, जब मैं हैंड आउट दूंगा, तो जो यहां ये लिखा है ना 2, ये रिएक्शन नंबर है, ये रिएक्शन नंबर 1 है, रिएक्शन नंबर 2 है, रिएक्शन नंबर 3 है ना, लिखा है 1 को रिवर्स किया, तो आप रिवर्स करो, ऐसे लिखना 2NH3 इज इन इक्विलिब्रियम विद N2 + 3H2। जिस बच्चे को डाउट के लिए, फिर लिखा रिएक्शन नंबर 2, तो 2 को एज इट इज लिख देना, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना, फिर तीनों को ऐड करना, आपको बनेगा। जिस बच्चे का डाउट है वो प्रॉपर जो लिखा है हैंडआउट से एक बार फिर से सवाल सॉल्व करेगा। मैं हर सवाल में बेटा रिएक्शन लिख के नहीं बताऊंगा, ठीक है? इसको आप एक बार प्रैक्टिस करना, फिर भी डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। इज दिस क्लियर? इस सवाल का सही जवाब है 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। अरे एक और सवाल दूं क्या यार? थक गए कि अभी हो फॉर्म में? एक और सवाल दूं क्या? ऑलराइट, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। फुल जोश में, क्या बात है। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। तसल्ली से देखो, चलो आपको मैं टाइम देता हूं यार। जो बच्चा 30 सेकंड तक सही आंसर देगा वो सबके सब विनर है। जो पूछा गया है सोचो, जो दिया गया है से कैसे बनाएं। जो पूछा गया है सोचो, जो दिया गया है से कैसे बनाएं। रिएक्शन को करना रिवर्स, तो के भी होगा उल्टा।
रिएक्शन को करना मल्टीप्लाई तो पावर n, रिएक्शन करना डिवाइड तो पावर 1/n, रिएक्शन करना ऐड तो k होगा मल्टीप्लाई, रिएक्शन होगी जब सब्ट्रैक्ट तो k होगा डिवाइड। हम सब्ट्रैक्ट करते ही नहीं, रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, इससे सब्ट्रैक्शन का केस आता ही नहीं, बहुत कम आएगा। मतलब जब भी आपको लगे सब्ट्रैक्ट करना है तो रेसिप्रोकल करके ऐड कर लो, जब भी आपको लगे सब्ट्रैक्ट करना है तो रेसिप्रोकल करके ऐड कर लो, जब भी आपको लगे सब्ट्रैक्ट करना है रेसिप्रोकल करके ऐड कर लो। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया एंड द करेक्ट आंसर इज जिस बच्चे ने सही आंसर दिया उसका नाम है, सबसे पहले कई बच्चों ने आंसर दिया, जिस बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया उसका नाम है नमन। नमन ने फिर से इस सवाल का आंसर सबसे पहले दिया। नमन ने सवाल कहीं देख रखे हैं, नमन के पास ये सवाल पहले से कहीं से है, वरना इतना जल्दी आंसर दे सकते हैं नमन। नमन सच बताइए, आपने सवाल देख रखे हैं ना? नमन मैं आपसे बात कर रहा हूं, नमन अग्रवाल नहीं, एक बच्चा नमन अग्रवाल है, एक बच्चा नमन है, जिसका नाम केवल नमन है, उसकी बात कर रहा हूं, जो लगातार आंसर दे रहा है 2-3 सवाल के सबसे पहले, उसका नाम है नमन बस, जो यहां नाम लिखा रहा है। मैं नमन से बात, नमन कहां गायब हो गए? नमन आंसर दो। हेलो नमन। हाँ हाँ विशाल, आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। नमन लिख रहा है नो सर। ओके चलिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं कहते हर्षित बेटा, ऐसा नहीं कहते, बहुत अच्छा कर रहा, हो सकता है ईमानदारी से कर रहा हो, राइट। चलिए बहुत बहुत अच्छे, आप सबके सामने स्क्रीन पे सॉल्यूशन है, फिर से वही काम यार, देखो ना, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगा बेटा, आपको समझना पड़ेगा। ये डी है, ये ए है, डी कहां लिखा है, ये ए कहां लिखा है, ये क्लियर। तो आप समझो इस रिएक्शन में केवल डी है, यहाँ 1/7 है, तुरंत समझ में आ गया 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -1 की पावर 7। फिर ए पे आ जाओ, ए उधर है, मतलब इसको रिवर्स करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जब रिवर्स करोगे, ये मन में कैलकुलेशन चल रहा है, ठीक है, जब आप इसे 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, डी, क्या बन जाएगा, सी। जब आपने इस रिएक्शन को रिवर्स किया, क्या किया, रिवर्स, ये क्या हो जाएगा 1/k1। फिर इसे 2 से डिवाइड भी कर रहे हो तब ना केवल ए बचेगा, तो 2 से डिवाइड किया मतलब पावर हाफ, क्लियर। अब ए उधर है, बी इधर है, पर यहाँ पे 3/5 है, मतलब इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, कट जाएगा। अब बी बचा, सी बचा, तो ये यहाँ पे लिख लो, जो K2 है किससे मल्टीप्लाई किया, 5/3 से, तो पावर क्या हो जाएगी 5/3, क्लियर। ये हो गया रिएक्शन नंबर 1, ये हो गया रिएक्शन नंबर 2, ये हो गया रिएक्शन नंबर 3। अब हमने तीनों को ऐड कर देना है, ये रिएक्शन मिल जाएगी, ऐड करा मतलब K को मल्टीप्लाई कर दो, जब तीनों को K मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? आंसर आ जाएगा 1। सो K डैश इक्वल टू 1/K। ये जैसे मैंने अभी किया ना, ये आप ऐसे करने लगोगे, बस एक बार रिएक्शन को ऐड कर करना बेटा। जिन बच्चों को ये रिएक्शन लिखने में दिक्कत आती है उनसे मैं कह रहा हूं, जब मैं क्लास का हैंड आउट दूं प्लीज रिएक्शन को प्रॉपर लिख के करना, देखना 7-8 सवाल करोगे बनने लगेगा, क्लियर। हेलो, थक गए? अगर नहीं थके तो आप सबके सामने स्क्रीन पे अगला सवाल, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है, अगला सवाल, अगला सवाल। क्या बात है, लाइन से सही आंसर दे रहे हैं बच्चे, वाह वाह, सीख गए आप यार, सीख गए आप, क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, हो तो टैलेंटेड आप लोग हैं, अच्छा करने वाले हैं आप सब, होनहार बिरवान के हो चिकने पात। तो आपके अच्छे लक्षण दिख रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे। वेल, सबसे पहले जिस बच्चे ने सबसे सही आंसर दिया उसका नाम है हर्षित मित्तल। जिस बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया, एक बच्चा कह रहा है सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, इस सवाल में तो नहीं हुई ना कैलकुलेशन मिस्टेक? क्या किसी बच्चे से इस सवाल में कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, पहले ये बताओ। इस सवाल में कैलकुलेशन है ही नहीं भाई, इस सवाल में कैलकुलेशन सर क्यों? अरे इस रिएक्शन का KC10 दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 4 टाइम किया, मैंने कुछ देर पहले कहा था जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन रिएक्शन केवल केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अरे टेम्परेचर नहीं बदला तो के नहीं बदलेगा, तो 10 ही तो होगा। बर्तन बदलने से, वॉल्यूम बदलने से के नहीं बदलता, हवा बदलने से, लाइट बदलने से के नहीं बदलता, वो तो आपको कंफ्यूज किया जाता है, ये बदल दिया वो बदल दिया। आपको समझना होगा जो के है वो केवल फॉर अ गिवन रिएक्शन केवल 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 टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दिस क्लियर? बहुत सारे सवाल हैं,
ये सवालों का सिलसिला चलता रहेगा नेक्स्ट क्लास में भी, और हम नेक्स्ट क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको क्लास का हैंड आउट दे रहा हूं। जिन बच्चों के पास लिंक है दे आर फ्री टू गो, वो जा सकते हैं। जिन बच्चों के पास लिंक नहीं है प्लीज वेट। जिन बच्चों के पास लिंक नहीं है, प्रथम बेटा 5 मिनट के बाद कॉल करना, ठीक है। जिन बच्चों के पास लिंक नहीं है वो वेट करेंगे, बाकी सब जा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मैं आपसे क्लास का हैंड आउट शेयर कर रहा हूं। आप सबके सामने एक पॉपअप आया होगा। उस पॉपअप की मदद से आप आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर लो। मुझे उम्मीद है आप सभी के पास लिंक होगी। क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास लिंक नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड। क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास अभी भी लिंक नहीं है? बेटा यार अब सबके पास लिंक होनी चाहिए बेटा, रोज रोज, है ना, मतलब अब सबके पास लिंक हो, ऐसा कर लो ना। नहीं विजेंद्र बेटा, जो मैंने अभी अपडेटेड लिंक शेयर की है ना उसको देखो आप, ठीक है। जिन बच्चों के पास लिंक नहीं है उनसे मैं एक और हैंडआउट शेयर कर रहा हूं, एक और पीडीएफ शेयर कर रहा हूं। पीडीएफ वाला लिंक नहीं खुलता, उसे कॉपी पेस्ट करके खोलो ना अलग से। क्यों नहीं खुलेगा? कॉपी पेस्ट करके अलग से खोले, क्यों नहीं खुलेगा? अगर फिर भी आपसे नहीं ओपन होता है तो मैं चैट बॉक्स में भी शेयर कर रहा हूं, ठीक है। अभी आपके सामने एक और पॉपअप आया होगा। ये जो दूसरा पॉपअप आया है ये हैंडआउट का लिंक है। उसे कॉपी पेस्ट करके अलग से ब्राउजर में ओपन करो, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं ओपन होता तो मैं आपसे एक अपडेटेड लिंक शेयर कर रहा हूं। इस लिंक की मदद से ओपन हो जाएगा चैट बॉक्स में। अभी मैंने आपसे चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर की है, देखो जरा। चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर की है। जिन बच्चों के पास अभी भी नहीं है अब आ जाए, ठीक है। दर्शन बेटा और आप सभी बच्चे सभी ध्यान से सुन ले जो लोग ऑनलाइन है। टेस्ट की इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं होती, हमें नहीं होती है। ये जो सारी इंफॉर्मेशन आपके ऐप पे आ जाएगी, ठीक है। तो वो जाओ, जो भी इंफॉर्मेशन आपके ऐप पे आ जाएगी, राइट। वो आप निश्चिंत रहो, टाइम पे मिल जाएगी। निश्चिंत रहो, आप रेगुलर अपना ऐप चेक करते रहो, सारी इंफॉर्मेशन वहीं पे रहेगी। मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। इज दिस क्लियर? आपसे रिक्वेस्ट है, जितना मैंने आपको होमवर्क दिया है, जितना मैंने आपको होमवर्क दिया वो सारा होमवर्क अटेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।